जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कार्यकारी भर्ती परीक्षा 2017 का सॉल्व पेपर देखते हैं। दोस्तों दिल्ली पुलिस में जो सामान्य अध्ययन 7/12/2017 को पेपर हुआ था दोस्तों, उसी का सामान्य अध्ययन देखते हैं। आज आइए देखते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति के आधार पर मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के आधार पर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? थोक मूल्य सूचांक, उत्पादक मूल्य सूचांक, उपभोक्ता मूल्य सूचांक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों जो है मुद्रास्फीति के आधार पर हमारा थोक मूल्य सूचांक मापा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, इसका प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका आधार है दोस्तों 2011 एवं 12। दोस्तों इसका वर्तमान में आधार है 2011-12 है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यबल की जनसंख्या में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक लोगों को सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों 10-59, दूसरा ऑप्शन है 15-64, तीसरा ऑप्शन है 21-55, चौथा ऑप्शन है 18-65। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा 15 से 64 वर्ष के बीच में लोगों को सम्मिलित किया जाता है कार्यबल की जनसंख्या में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है? दोस्तों आपको बता दें मैं, दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है बंद है, दूसरा ऑप्शन खुली है, तीसरा ऑप्शन मिश्रित है, चौथा ऑप्शन वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। दोस्तों आपको बता दें, बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य हो जाती हैं। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखते हैं, किसानों को अपनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की को घोषणा करती है? दोस्तों तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, अधिकतम सामर्थ्य मूल्य। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम सामर्थ्य, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम भंडारण मूल्य, चौथा ऑप्शन है अधिकतम भंडारण मूल्य। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य पर सरकार घोषणा करती है किसानों को अपनी फसलों को बढ़ाने हेतु जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दोस्तों न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य पर दी जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन। दोस्तों एक संगठन मतलब संघ, मजदूरों का संघ है। दोस्तों श्रमिक मजदूरों का संघ कहलाता है। दोस्तों ये अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन मजदूर संघ कहलाता है। दोस्तों इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किस व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हड़ताल, दूसरा ऑप्शन है वीटो, तीसरा ऑप्शन है हड़ताल था वीटो दोनों, चौथा ऑप्शन है ना तो हड़ताल ना ही वीटो। दोस्तों आपको बता दें, हड़ताल था वीटो दोनों किसी निश्चित कानून को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों वीटो का अर्थ होता है किसी मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज करना, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों हड़ताल था वीटो दोनों होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाग 11। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दर बदल कानून दिया गया है? दोस्तों 10वीं अनुसूची में, आपको बता दें 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के दर बदल कानून दिया गया है। दोस्तों जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में किस नाम से जाने लगा? दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा ऑप्शन है चौहान, तीसरा ऑप्शन है चोल, चौथा ऑप्शन है चंदेल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौहान। दोस्तों दिल्ली तथा अजमेर के आसपास क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को चौहान नाम से जाने लगा था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? दोस्तों हम आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये वर्ष 1925 कितने में 1925 में दोस्तों 1925 में कानपुर में आयोजित हुए थे एक 41वें अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1925 कानपुर में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम वर्ष में
1915 से 1947 की अवधि को क्या कहा गया? हमारा पहला ऑप्शन है गरम दली दौर, दूसरा ऑप्शन है नरम दली दौर, तीसरा ऑप्शन है गादी का दौर, चौथा ऑप्शन है मीन्स कोई नहीं दोस्तों। हम आपको बता दें भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1915 से 1947 की अवधि को गांधी दौर कहा गया दोस्तों, गांधी दौर कहा गया। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तथा स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया दोस्तों। 1915 में स्वतंत्रता। हमारा अगला क्वेश्चन है अल-बरूनी द्वारा लिखी गई अरबी पुस्तक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है किताब उल हिंद, दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान नामा, तीसरा ऑप्शन है तारीख ए हिंदुस्तान, चौथा ऑप्शन है फतवाद ए हिंदुस्तानी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा किताब उल हिंद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा किताब उल हिंद। दोस्तों हम आपको बता दें अल-बरूनी दोस्तों 1018-19 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों। महमूद गजनवी के साथ 1018-19 में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में शुद्ध आंदोलन किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन का शुरुआत किया दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन हमारा दोस्तों 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 8। दोस्तों इसका सही आंसर 8 होगा दोस्तों। कर्नाटक भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों। पहला हमारा है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा। दोस्तों 8वां जो है हमारा मिजोरम है दोस्तों। क्या है? मिजोरम है दोस्तों, मिजोरम है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल कितना है दोस्तों? जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2 घंटे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल दोस्तों 2 घंटे का है। आपको बता दें हम आइए दोस्तों जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक दोस्तों देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री का है दोस्तों। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय अंतराल होता है दोस्तों। तो 30 डिग्री में दोस्तों 30 डिग्री का दोस्तों 4 मिनट का 30 × 12 120 दोस्तों 120 मिनट में होगा दोस्तों, जो 2 घंटे के बराबर है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है पर्वती, दूसरा ऑप्शन है गरान, तीसरा ऑप्शन कंटीला, चौथा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हम आपको बता दें गरान दोस्तों, मैग्रो वन इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार के वन सामान्यतः खारे पानी तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अनायमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पहला ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन अरावली पहाड़ियों, चौथा ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला अन्नामलाई पहाड़ियाँ दोस्तों। यह पश्चिमी घाट एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यहाँ जूट का भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? हमारा पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपको बताते हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें कहा जाता है दोस्तों मिलीमीटर कहा जाता है दोस्तों। यहाँ मिलीमीटर होगा दोस्तों, मिलीमीटर होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है पराभाषी वस्तुएं यार गलत हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है पराभाषी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पर हम बिल्कुल नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। हम आपको बता दें दोस्तों पराभाषी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पर हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इसलिए इसका सही आंसर होगा देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। दोस्तों पारदर्शी वस्तुओं में हम बिल्कुल सही देख सकते हैं, पूरी तरह देख सकते हैं दोस्तों।
दर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है पराभासी वस्तुएं। पराभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हम बता दें पराभासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। दोस्तों पारदर्शी वस्तुओं में हम देख सकते हैं, पूरी तरह देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसका अगर पारदर्शी होता है दोस्तों यहाँ तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होता है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक पतला तार जो बल्ब को प्रकाश देता है क्या कहलाता है। हमारा पहला ऑप्शन है टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन टिप, तीसरा ऑप्शन स्विच, चौथा ऑप्शन तंतु फिलामेंट। दोस्तों हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा तंतु फिलामेंट। एक पतला तार है जो बल्ब को प्रकाश देता है दोस्तों, यह टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन तना, तीसरा ऑप्शन है फूल, चौथा ऑप्शन फल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फूल। इसका सही आंसर होगा फूल। दोस्तों पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा फूल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। कौन सा मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुदे से प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है रेयान, तीसरा ऑप्शन सिल्क, चौथा ऑप्शन पॉलिस्टर। दोस्तों आइए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेयान। रेयान होता है दोस्तों मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुदे से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अम्लीय क्षारीय पदार्थ को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा इंडिकेटर, दूसरा ऑप्शन है प्रमोटर, तीसरा ऑप्शन है कैटलिस्ट, चौथा ऑप्शन है न्यूट्रलाइजर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडिकेटर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा। हम बता दें आपको यह अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है, नीले रंग को लाल कर देता है दोस्तों, क्षारीय में डालने पर लाल रंग को नीला कर देता है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है। पहला ऑप्शन पानी या वाष्प, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो आइए देखते हैं। जो लोहे में जंग लगता है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है दोस्तों, जो वातावरण से मिलता है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर होगा पानी और वाष्प दोस्तों और ऑक्सीजन। दोस्तों ये दोनों से जंग लगता है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार के जीवों की आबादी को कुल योग को क्या कहेंगे दोस्तों, प्रजाति कहेंगे दोस्तों एक ही जीवों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।